हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब जैसे कि हम लोग वुमेन कास्ट और रिफॉर्म चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके तहत हम लोग 2 क्लासेस ले चुके हैं और पिछली क्लास में हमने आपका देखा था कि जो आपके निचले तबके के लोग माने जाते थे जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, तो इसमें जो आर्मी थी उसके भी बहुत बड़ा रोल था क्योंकि आर्मी में एक महार रेजिमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये रेजिमेंट जो थी ये स्पेशली जो महार लोग थे जिनको कि अनटचेबल कहा जाता था उनके लिए बनी थी। तो अब हमारे भारतीय संविधान के जो पिता कहलाते हैं B.R. अम्बेडकर, वे भी इसी आर्मी स्कूल से पढ़ के निकले थे, जो कि आपके दलित मूवमेंट के लीडर मानते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, अब हम आज अगला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ योर डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी जितनी तेज़ी से ये जो जातिगत भेदभाव हो रहे थे, सामाजिक स्तर पे लोगों का शोषण हो रहा था, तो लोगों ने धीरे धीरे इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई वो दिन पे दिन तीव्र होने लगी। और अब जो ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे, उन्होंने भी जो है 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है और हमको भी जो है सामाजिक तौर पे बराबरी और न्याय दिया जाए। अब इसी के तहत जो है सेंट्रल इंडिया में सतनामी मूवमेंट शुरू किया गया था घासीदास के द्वारा। तो ये जो है लेदर वर्कर्स के बीच में काम किया करते थे और उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए इन्होंने सतनामी मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब ईस्टर्न बंगाल की बात कर ले तो यहाँ पे जो हरिदास ठाकुर मतुआ सेक्ट था, ठीक है, ये जो है ही वॉज इट वॉज वर्कड अमॉन्ग द चंडाला कल्टिवेटर्स। और इन्होंने भी जो आपके ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, ठीक है, यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कास्ट को लेकर, उसके ऊपर इन्होंने जो है प्रश्न उठाया था। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। और केरला में एक गुरु थे इजावा कास्ट के, जिनका नाम था श्री नारायण गुरु। ही प्रोक्लेम्ड द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। ठीक है, इन्होंने भी कहा कि लोगों के बीच में जो है एकता होनी चाहिए। और इन्होंने इस तरह की बात की कि लोगों के बीच में ये जो कास्ट को लेके एक प्रकार का जो भेदभाव किया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। और उनका कथन था, उनका ये शब्द थे दैट ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। ठीक है, ये जातिगत भेदभाव पे विश्वास नहीं करते थे और ये कहते थे कि सारी जो मानवीय जाति है उनका एक ही कास्ट है, कोई अलग अलग कास्ट नहीं है। ठीक है, तो अब उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर जिसमें ये कहा गया, ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्य। ठीक है, अब ये बता रहे हैं ओरु जाति माने एक ही जात, वन कास्ट। ओरु मातम यानी वन रिलीजन यानी एक धर्म। ओरु दैवम मनुष्यनु, इसका मतलब वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ठीक, यानी एक ही जात है, एक ही धर्म है और पूरे मानवीयता के लिए जो आपका भगवान है वो एक ही है। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टेटमेंट है किसकी है और इसका मतलब भी आप लोग इस पर रिफ़र कर लीजिएगा। नाउ ऑल दीज सेक्ट्स वेयर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट एंड वर्कड अमॉन्ग्स देम। ठीक है, ये जो सेक्ट बन रहे थे, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके ग्रुप्स बन रहे थे, ये ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाए गए थे जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट से आ रहे थे, यानी ये ऊंचे कास्ट के लोग नहीं थे। और ये बराबर इस दिशा में काम कर रहे थे कि ये इनके अपने लोगों की सामाजिक दशा सुधारने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लोग जो है प्रयासरत थे। तो इन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हैबिट्स हैं, है ना, जो अलग अलग तरीके की ये जो इन्होंने नियम कानून बना रखे हैं भेदभाव करने के, तो उसको किस प्रकार से हम चेंज करें। तो इनके जो ये जो काम थे इसकी वजह से जो डोमिनेंट कास्ट थे, ठीक है, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक, क्योंकि वो इसका विरोध करते थे। अब ये जो इनकी कोशिश ये थी कि जो भी आपके सब ऑर्डिनेट कास्ट हैं, यानी जो भी निचले तबके के कास्ट माने जाते हैं, उनके जो सेल्फ एस्टीम है उसको जो है बढ़ाया जाए। यानी उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए कि आप भी जो हैं मानव ही हैं और आप भी अपर कास्ट के बराबर है, उनसे आप कम नहीं हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुलामगिरी। अब ये गुलामगिरी क्या है, देखिए, गुलामगिरी एक पुस्तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग इसमें लाइन खींच के इसको आप अंडरलाइन करके और स्टार मार्क दीजिएगा। तो अभी ये जो आवाज़ उठ रही थी नीची जाति के लोगों के द्वारा, जो लीडर्स थे, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आवाज़, जो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात नेता माने जाते हैं, उनका नाम आ जाता है ज्योतिराव फुले।
1827 में इनकी पैदाइश है और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा जो स्कूल शुरू किया गया था उसमें ये लोग ये पढ़ाई करके बड़े हुए। और जब ये बड़े हुए ऑन ग्रोइंग अप इन्होंने अपने ही आइडियाज़ डेवलप किए, मतलब इनके अपने विचार थे। इनके विचार थे आपके जो कास्ट सोसाइटी थी उनकी जो शोषण था उसके खिलाफ इनके अपने विचार बने और किस प्रकार से हम इसका विरोध करें ये इनका लक्ष्य था। तो इन्होंने क्या किया, जो भी ब्राह्मणिकल्स क्लेम थे, यानी ब्राह्मण क्या कहते थे कि हम लोगों से ज़्यादा, हम बाकी लोगों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम उनके ज़्यादा ऊपर हैं, तो उन्होंने इस आइडियल को जो है अटैक किया, उसका इन्होंने विरोध किया। और वो ये कहते थे, ब्राह्मण्स का क्या कहना था कि हम दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग आर्यंस हैं। ठीक, ब्राह्मण खुद को आर्यंस बता रहे हैं, लेकिन फुले ने कैसे कैसे इसका विरोध किया। फुले ने कहा कि जो आर्यंस आर्यंस थे वे हमारे देश के नहीं थे, वे बाहर से आए थे। दे वेयर फॉरनर्स एंड दे केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब हमारे इस महाद्वीप के नहीं थे, यहाँ से वो बाहर से आए, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमको हराया। और यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं हमारे देश के, यानी जो हमारे देश के लोग हैं, उनको हरा के उनके ऊपर इन्होंने अपना अधिकार कायम करके उनको अपना गुलाम बनाया। ठीक है, ये वो लोग हैं जिसको ये ट्रू चिल्ड्रन कह रहे हैं। ट्रू चिल्ड्रन आर दोज हु हैड लिव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस। यानी ये जो आर्यन हैं जिसको आप कह रहे हैं कि ये अपर कास्ट के लोग हैं, ये तो यहाँ के है ही नहीं, ये तो बाहर के आए थे। तो बाहर के जब आए इन्होंने हमारे देश के लोगों के ऊपर अपना एकाधिकार किया। ठीक है, और ये जिसके ऊपर लोग आज अपना अधिकार जता रहे हैं, ये लोग यहाँ पे आर्यंस के आने से बहुत पहले से रह रहे हैं। ओके, सो एज द आर्यंस एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस दे बिगैन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर। आगे ये कहते हैं कि अब जब आर्यंस ने इनको हरा लिया, इनके ऊपर अपना पूरी तरीके से अधिकार बना लिया, तब इन्होंने अपनी सुपीरियॉरिटी सिद्ध करने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, तो अब ये जो हारी हुई जनता थी उनको नीचा दिखाना शुरू किया। और नीचा दिखाने के लिए इन लोगों ने कहा कि आप क्या हैं, लो कास्ट पीपल है, यानी आपकी जाति जो है वो निचले श्रेणी की है और हम जो है अपर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, अब फुले जी के अनुसार उनका और आगे क्या कहना था, देखिए कि जो अपर कास्ट हैं, ये जो अपर कास्ट अपने आप को बता रहे हैं, इन लोगों का इस ज़मीन पे, शक्ति पे किसी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में ये जो हमारी ज़मीन है ये यहाँ की इंडिजिनस पीपल की है। इंडिजिनस मतलब, इंडिजिनस यानी जो वाकई में इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं ना जाने कितने सदियों से, यानी उनके पिता, उनके पूर्वज, वो सब यहाँ पे बहुत दिनों से रहते चले आए हैं। तो ये ज़मीन एक्चुअली में इनकी है जिनको आप कह रहे हैं लो कास्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ज्योतिराव फुले जी का कथन था। अब इसके आगे वो और भी बहुत सी बातें कहते हैं। तो इसमें आपके जो फुले साहब हैं वो क्लेम कर रहे हैं, बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज। बता रहे हैं ये जो आर्यन हमारे देश में आए, इन्होंने जो रूलिंग शुरू की, शासन व्यवस्था शुरू की, इससे पहले का जो युग था वो स्वर्णिम काल था, सोने जैसा युग था। अब ये इसको गोल्डन एज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि उस वक्त वैरियर पीसेंट्स, ठीक है, जो भी आपके क्षत्रिय थे, यानी जो युद्ध लड़ते थे, या जो भी आपके किसान थे, वो टिल्ड द लैंड, ठीक है, एंड रूल्ड द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। यानी आपके जो बाकी धर्मों, बाकी कामों को करने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं, शासन करने वाले हैं, आपकी जो ज़मीन जोतने वाले हैं, वे सब जो है बहुत अच्छे से एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, हमारे जो देश में मराठा रूल चल रहा था और वहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी। सो नाउ what he told now further, he proposed that shudras, the laboring caste, and ati shudras, the untouchables, should unite to challenge caste discrimination। अब आगे ये कहते हैं कि अब जिनको कि शूद्रास और अति शूद्रास कहा जा रहा है, शूद्रास किसको कहा जा रहा है, जो कि काम करने वाले लोग हैं, और अति शूद्रा किसको कहा जा रहा है, जिनको कि छूने की मनाही है, यानी जो अछूत हैं, जिनकी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़ती। तो वो ये कहते हैं कि इन लोगों को आपस में एक हो जाना चाहिए और एक होकर जो है ये जो जातिगत भेदभाव है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इट वॉज फाउंडेड बाय फुले। ओके, क्यों? इसका कार्य क्या था? कास्ट इक्वालिटी के लिए अपनी आवाज़ उठाना।
right? It is very very important topic, so please give it or mark it in a bright pen. Now अब देखिए एक छोटा सा एक बॉक्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं. मी हेयर एंड यू ओवर देयर. अब यहाँ पे फुले साहब की कुछ चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे इंगित किया गया है आपको समझाने के लिए. सो फुले वॉज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ द एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म दैट वॉज प्रीच्ड बाय अपर कास्ट लीडर्स. अब देखिए इन्होंने और भी जो हमारे उस टाइम जो राष्ट्रवाद चल रहा था, ठीक है, यानी जो हमारे देश में ब्रिटिश थे उनको बाहर देश के भगाने के लिए जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, वहाँ भी इन्होंने कास्टिज़म की बात की है, जिसको कि मेनली कौन लीडरशिप कर रहा था, कौन इसको आगे ले जा रहा था, वो मेन लीडर्स थे आपके अपर कास्ट के लोग. तो अब ये फुले साहब लिखते हैं, द ब्राह्मण्स हैव हिडन अवे द स्वॉर्ड ऑफ देयर रिलीजन विच हैज़ कट द थ्रोट ऑफ पीपल्स प्रॉस्पेरिटी एंड नाउ गो अबाउट पोजिंग अ ग्रेट पैट्रियट्स ऑफ देयर कंट्री. अब ये कहते हैं ये जो ब्राह्मण हैं, इन्होंने जिस तलवार से लोगों की खुशियों का जो गला है उसको काटा है, उस स्वॉर्ड को इन लोगों ने, वो स्वॉर्ड किस चीज़ की है, वो स्वॉर्ड है आपकी धर्म की, तो उसको इन लोगों ने क्या किया है, छुपा दिया है. ठीक, और छुपाने के बाद अब ये अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बता रहे हैं. दे गिव दिस एडवाइस टू आर शूद्रा मुस्लिम एंड पारसी यूथ दैट अनलेस वी पुट अवे ऑल क्वारलिंग अमॉन्गस्ट आवर सेल्व्स about the divisions between high and low in our country and come together, our country will never make progress. It will be unity to serve their purposes. And then it will be me here and you over there again. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फुले साहब क्या कह रहे हैं. दे गिव दिस एडवाइस टू, दे माने किसके लिए कहा गया है. अब ये कह रहे हैं, ये अपनी सलाह दे रहे हैं किसको, शूद्रा को, मुस्लिम को और पारसी यूथ को. ये कहते हैं कि जब तक हम लोग आपस में झगड़ना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे की हम लोग एकता क्या है कर रहे हैं, अपनी शक्ति कम कर रहे हैं, ठीक है, एकता हमारी नष्ट हो रही है. सो पुट अवे ऑल क्वेरलिंग अमॉन्गस्ट आवर सेल्व्स अबाउट द डिविजन्स बिटवीन हाई एंड लो इन आर कंट्री. ठीक है, अब जो आपके देश में ये जो एक लड़ाई चल रही है ऊंची जाति नीची जाति, इसको अब बंद कीजिए, अब एक हो जाइए. ठीक, एंड आर कंट्री विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस. तो जब तक आप ये लड़ाई झगड़ा बंद करके एक नहीं हो जाते, तब तक हमारे देश में कोई भी विकास कार्य नहीं होगा. इट विल बी यूनिटी टू सर्व देयर पर्पसेस एंड देन इट विल बी मी हेयर एंड यू ओवर देयर अगेन. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो एक एकता है, ठीक है, टू सर्व देयर पर्पसेस, यानी हम उनका लक्ष्य जो है उसको पूरा कर रहे हैं. ठीक, और उसको पूरा करने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा उसके बाद, इट विल बी मी हेयर, यानी मैं यहाँ और तुम वापस से वहाँ दोबारा. ठीक है, तो ये जाति व्यवस्था के बारे में फुले साहब कह रहे हैं. ओके, अब हम आगे देखते हैं. अब 1873 में इसको आप देखिएगा, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए. ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है. गुलामगिरी पुस्तक जो है किसने लिखी थी. सो गुलामगिरी एक बुक का नाम है जिसको लिखा गया था फुले साहब के द्वारा 1873 में, और इसमें टॉपिक क्या था, इट वाज अबाउट स्लेवरी. ठीक है, यानी दास्ता के ऊपर इन्होंने, दास्ता जो एक प्रथा थी उस टाइम, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी. सो सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट. ठीक है, अब ये जो इन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी, तो उसके 10 साल पहले जो है अमेरिकन सिविल वॉर लड़ी गई थी. ओके, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका. अब अमेरिकन सिविल वॉर किस लिए था, अमेरिका में जो दास प्रथा चल रही थी उसके खात्मे के लिए अमेरिकन सिविल वॉर लड़ी गई थी. तो जब फुले साहब ने ये किताब लिखी, ही डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स. तो इन्होंने किताब लिखने के बाद अपनी जो किताब थी वो डेडिकेट कर दी उन सारे अमेरिकन्स के लिए जिन्होंने दासों को मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी. तो इन्होंने एक प्रकार का एक लिंक दिया, मतलब एक जुड़ाव कर दिया. इन्होंने जोड़ किसके बीच में था, ही एस्टेब्लिश्ड अ लिंक बिटवीन द कंडीशंस ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन द अमेरिका. ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था. इन्होंने जो है जो एक लोअर कास्ट लोगों की जो दशा थी इंडिया में, और वही सेम दशा आपकी जो काले लोग थे, ठीक है, मतलब जो काले लोग थे उनका शोषण होता था, तो ब्लैक स्लेव जो थे अमेरिका में, इन दोनों को इन्होंने क्या किया था, फुले साहब ने जोड़ दिया था कि ये दोनों कंडीशन जो हैं एक हैं. ओके, सो एज दिस एग्जाम्पल शोज फुली एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक, तो अभी ये जो कास्ट सिस्टम की आलोचना थी ये इसको बहुत आगे तक लेके गए, और इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जो इनइक्वालिटी होती है वो हर तरीके से गलत होती है. और इन्होंने जो है
अपर कास्ट वुमेन जी होती हैं, ठीक है, मतलब जो ऊंची जाति की जो औरतें हैं उनके ऊपर भी इन्होंने कुछ बातें कहीं और उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। ये कहते हैं द मिसरीज ऑफ द लेबर एंड द ह्यूमिलेशन ऑफ द लो कास्ट, ठीक है। तो 3 लोगों को इन्होंने जो है टारगेट पे रखा है। पहला कि जो अपर कास्ट की औरतें हैं, ठीक, उनको भी बहुत ज़्यादा बंधन में रखा जाता था, ठीक, उनको आज़ादी प्राप्त नहीं थी। और दूसरा जो आपके मजदूर थे उनके ऊपर जिस प्रकार से शोषण किया जाता था, और जो आपके लोअर कास्ट लोग थे उनके साथ जो अमानवीय कार्य किया जाता था, उस सब के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से अपना ध्यान जो है लोगों का खींचा है। So now, this movement for caste reform was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like B.R. Ambedkar in the Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South. अब ज्योतिराव फुले जी जिस मूवमेंट को लेके आगे बढ़ रहे थे, तो 19वीं शताब्दी में उनका नाम लिया जाता है। तो धीरे धीरे जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो उसके बाद जो बाकी बड़े बड़े आपके दलित लीडर्स थे, जैसे कि आपके B.R. अम्बेडकर साहब थे आपके पश्चिम भारत में, और आपके जो रामास्वामी नायकर थे दक्षिण भारत में, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। ओके, सो नाउ आप देखिए बॉक्स क्या है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अभी अम्बेडकर साहब लिख रहे हैं 1927 में कि हम भी इंसान हैं। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, वी नाउ वॉन्ट टू गो टू द टैंक ओनली टू प्रूव दैट लाइक अदर्स वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि हम, ये टैंक्स का इन्होंने यहाँ पे क्यों ज़िक्र किया, अभी आप आगे पढ़ेंगे टॉपिक में। ये टैंक का मतलब पानी का टैंक बोल रहे हैं, जैसे कि जो पानी की टंकियाँ थीं या फिर जो वेल्स थे, कुएँ थे, तो उन कुओं का इस्तेमाल जब अपर कास्ट के लोग करते थे, उस कुएँ का इस्तेमाल लोअर कास्ट के लोगों को नहीं करना होता था। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम इस टैंक में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं, इसके पास हम सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है कि हम भी आप लोगों की तरह इंसान हैं। Hindu society should be reorganized on two main principles, equality and absence of casteism. अब ये कहते हैं ये जो आपकी हिंदू हिंदू जो समाज है, इसको दोबारा फिर से एक बार पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, यानी फिर से इसको बनाया जाना चाहिए। और इसको बनाए जाने का जो आधार है वो दो होना चाहिए। पहला है आपका बराबरी, जहाँ पे कोई भी ऊंची जाति या नीची जाति ना हो, और जहाँ पे कास्टिज्म ना हो, जहाँ पे जाति प्रथा पूरी तरीके से ख़त्म हो। ओके, अब देखिए, अब ये मंदिरों पर बात कर रहे हैं, हु कुड एंटर द टेम्पल्स। अब ये जो आपका अनटचेबिलिटी है, आपकी जो अनइक्वालिटी है, अब ये मंदिरों तक भी थी, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे थी ये, यानी मंदिर में भी जाने का सबको अधिकार नहीं है। तो देखिए, अब जो आपके अम्बेडकर साहब थे, ये महार फैमिली में ये पैदा हुए थे। अब जब ये छोटे थे तो बचपन में ही इन्होंने जो है जाति प्रथा का बहुत बड़ा एक जो अन्याय होता है उसको सहन किया था। सो एज अ चाइल्ड ही हैज़ एक्सपीरियंस द कास्ट प्रेजुडिस मेंट इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्होंने इसको अनुभव किया। जैसे कि जब ये स्कूल जाते थे, क्योंकि ये दलित समाज से आते थे तो अनटचेबल थे, तो इनको जो है क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था ग्राउंड में। ओके, और पहली चीज़ तो ये थी कि भाई आप क्लास में घुस नहीं सकते हैं और आप क्लासरूम के बाहर ज़मीन पे बैठेंगे। और दूसरा कि जो पानी था, यानी जिन टैप से, जिन नलों से जो पानी था, उस नल से जो पानी आपके अपर कास्ट के बच्चे पिया करते थे, उस नल का इस्तेमाल जो है अंबेडकर साहब को करने का नहीं था, क्योंकि ये आते थे सो कॉल्ड महार कास्ट से। ओके, तो ये सारे अन्याय इन्होंने बचपन में ही, बहुत पहले ही इसको इन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया था। नाउ आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल ही गॉट अ फेलोशिप टू गो टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज़। अब जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए बाकी अपनी और आगे की पढ़ाई करने के लिए। और जब ये 1919 में दोबारा भारत लौटे, तो इन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर अपर कास्ट पावर के बारे में लिखा कि हमारे समाज में जो इतना बड़ा जो तबका है अपर कास्ट का, उसका पावर कितनी तेज़ी से जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। नाउ इन 1927 अंबेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अब इन्होंने जो है मंदिरों में अनटचेबल्स लोगों को अंदर जाने की इजाज़त लेने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया, इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें कि इनके जो महार कास्ट के लोग थे उन्होंने बहुत बड़े तौर पे जो है भाग लिया। एंड नाउ ब्राह्मण प्रीस्ट वेर आउटरेज्ड व्हेन द दलित्स यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। अब इस मूवमेंट के तहत जितने भी दलित थे उन्होंने जो है उन कुओं का इस्तेमाल शुरू किया, जो कि मंदिरों में आपके जो टैंक थे पानी वाले, दलित्स ने उस पानी का इस्तेमाल किया, जिससे कि जो आपके ब्राह्मण पुजारी थे वो बहुत बुरी तरीके से बौखला गए।
So Ambedkar led 3 such movements for temple entry between 1927 and 1935. तो इस तरीके से अम्बेडकर साहब ने 3 बड़े मूवमेंट चलाए थे दलित लोगों को टेम्पल में एंट्री दिलाने के लिए, और उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, ही वॉज टू मेक एवरी वन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन द सोसाइटी। वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि देखिए ये जो जातिगत भेदभाव का जो शक्ति है जो हमारे समाज में है वो कितने बड़े तौर पे फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक लेंगे, दैट इज़ योर द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आपका जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था वो शुरू हो चुका था। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का मतलब जिसमें जो आपके ऐसे लोग शामिल थे जो कि अपर कास्ट के नहीं थे। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं साउथ की। ठीक है, तो अब देखिए द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। अब इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे और जो कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था ग्रहण की थी, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था और जिनकी इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, उनका सामाजिक दबदबा था। तो ऐसे लोगों ने आर्ग्यू किया कि ब्राह्मण्स जो हैं दे वेयर हायर्स ऑफ आर्यंस इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. They also challenged Brahmanical claims to power. ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आपके नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के जो लीडर हैं, ठीक, तो अब इनका ये कहना था कि अभी ये जो आपके ब्राह्मण्स हैं ये जो हैं आर्यन के हायर्स हैं, उनके जो हैं ये उनका हिस्सा है आर्यंस। आर्यंस जो कि बाहर के देश से आए थे, जो कि आपके आए थे उत्तर की तरफ से, और इन्होंने जो है दक्षिण के जो है लैंड्स पे अटैक किया, उनके ऊपर अपना दबदबा कायम किया, और वहाँ के जो वास्तविक रहने वाले थे यानी वहाँ के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे, और वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले कौन थे साउथ में, वे थे आपके द्रविड़ लोग। ठीक है, द्रविड़ जाति पे उन लोगों ने अपनी विजय कायम की। ठीक, और उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने ब्राह्मणिकल पावर्स को भी उन्होंने चैलेंज किया, यानी किस आधार पे ब्राह्मण्स कहते हैं कि हम इस पावर के हकदार हैं, किस आधार पे वे कहते हैं कि हम आपसे ऊंचे हैं, हम आपके ऊपर शासन करेंगे। ठीक है, उन सब पे इन्होंने जो है अपनी आवाज़ उठाई। नाउ अब इसमें नाम लिया जाता है ईवी रामास्वामी नायकर साहब का, या फिर इनको पेरियार भी कहा जाता है, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अब जो ये ईवी रामास्वामी नायकर साहब हैं, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, तो ये मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए थे। And interestingly, he had been ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. ठीक है, तो पहले के जीवन में जो है ये साधु थे। ठीक है, और इन्होंने जो है संस्कृत के स्क्रिप्चर्स जो थे, ठीक है, संस्कृत के जितने भी किताबें थीं उसको बहुत ध्यान से इन्होंने पढ़ा था। अब बाद में जो है ये आगे जाके आपकी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसका हिस्सा बन गए, ओनली टू लिव इट इन डिस्गस्ट। ठीक, अब जब ये कांग्रेस का हिस्सा बन गए उसके बाद उन्होंने इस पार्टी को छोड़ भी दिया। उसका कारण क्या था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इन्होंने इस पार्टी को इसलिए छोड़ा क्योंकि एक वक्त में वहाँ पे एक फीस्ट का आयोजन किया गया। फीस्ट का मतलब भोज का आयोजन था, और उस भोज में जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे नेशनलिस्ट, यानी जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो पेरियार साहब ने ये देखा कि वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट था, यानी जो बैठने की व्यवस्था थी, वहाँ पे पूरी तरीके से इन्होंने जातिगत भेदभाव का आभास किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोअर कास्ट के लोग थे उन लोगों को जो है अपर कास्ट के लोगों से थोड़ा सा दूरी पे बैठना था, यानी अपर कास्ट के लोग कहीं और बैठेंगे, लोअर कास्ट के लोग जो है कहीं और बैठेंगे। तो पेरियर साहब को इस बात से बहुत दुख हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने फिर इस पार्टी को छोड़ दिया। So now, convinced that untouchables had to fight for their dignity, Periyar founded the सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो पेरियार साहब ने कहा कि अब जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनको खुद अपने सम्मान के लिए लड़ना होगा, और इसी के तहत इन्होंने जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। और इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अनटचेबल्स हैं, जिनको कि आप अनटचेबल कह रहे हैं, ठीक है, अनटचेबल हैं नहीं, लोअर कास्ट है नहीं, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है। किसके द्वारा? ब्राह्मण्स के द्वारा। ब्राह्मण कौन? इनका कहना थी ये वो आर्यंस हैं जो कि बाहर से आए थे, ये विदेशी थे। ठीक है, तो ये हमको अनटचेबल कह रहे हैं, और वास्तविकता में अनटचेबल कौन है? ये यहाँ के ट्रू अपहोल्डर्स हैं। किस चीज़ के? ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर के, यानी ये यहाँ के वास्तविक बच्चे हैं, जो कि यहाँ की जो वास्तविक तमिल और द्रविडियन संस्कृति है उसके जो हैं वाहक हैं ये सब।
विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स, और जिनके ऊपर आज जो है ब्राह्मण जो हैं अपना दबदबा कायम करके बैठे हुए हैं. ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज़ सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी एज गॉड गिवन. अब इनका कहना था जितने भी आपके धार्मिक संप्रदाय हैं ये सब जो है जाति व्यवस्था को भगवान की देन कहते हैं कि भाई इसको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है. एंड अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी. तो इनका सीधे सीधे जो है जो एक लड़ाई था, संघर्ष था, ये धर्म के विरुद्ध था. ये कहते थे कि ये धर्म ही है जो कि लोगों को बांट रहा है. तो इसीलिए लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को धर्म से अलग करना है. अगर आपको सामाजिक बराबरी उसको आपको पाना है तो सबसे पहले आप धर्म से अलग हो जाइए. क्यों? क्योंकि धर्म आपका क्या कर रहा है, भेदभाव को जन्म दे रहा है. ठीक, तो ये पहला आपका पेरियार साहब का कथन. और दूसरा, और इन्होंने किस चीज़ की आलोचना की थी, दूसरी आलोचना इन्होंने की थी हिंदू स्क्रिप्चर्स की. ठीक है, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स थे उसकी इन्होंने आलोचना की. स्पेशली जो आपके मनुस्मृति जो थी, जो आपके बहुत ही पुराने आपके लॉ गिवर माने जाते हैं. फिर साथ में भगवत गीता और रामायण का भी इन्होंने बहुत बड़े पुरजोर विरोध किया. इन्होंने ही सेड दैट दीज टेक्स्ट हैड बीन यूज टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वुमेन. तो पेरियार साहब का कहना था ये जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं ये जो हैं इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि ये ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को लोअर कास्ट के ऊपर कायम करना चाहते हैं. और इसमें जो है पुरुष को एक स्त्री के ऊपर का दर्जा दिया गया है. मतलब जहाँ पे स्त्री को इन्फीरियर बताया गया है, पुरुष को जो है सुपीरियर बताया गया है. ओके, अब देखिए, अब इन्होंने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ना कि इसका विरोध ना हो. सो द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स did lead to rethinking and some self criticism among upper caste nationalist leaders. ठीक है, अब जो इतने बड़े बड़े तौर पे जो भाषण दिए जा रहे थे, बहुत बड़े पैमाने पे लिखा जा रहा था, ठीक है, और जो लोअर कास्ट के लीडर्स थे उन्होंने जो इतने बड़े मूवमेंट चला रखे थे, तो इसकी वजह से जो लगातार इसमें काम हो रहा था इसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया. मतलब लोग अब सोचने लगे भाई कोई भी गलत चीज़ है उसका लगातार विरोध किया जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तो लोगों का ध्यान वहाँ पे खिंचता है. तो जब लोगों का ध्यान खींचने लगा तो लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया. नाउ सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमॉन्ग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स. अब इसमें कुछ नेशनल लीडर्स थे अपर कास्ट के, उन्होंने खुद जो है इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिया. ओके, सो बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभाज एंड भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ एंड एसोसिएशंस लाइक द ब्राह्मण सभा इन बंगाल. अब देखिए इसके विरोध में, ओके, अब ये जो सब हो रहा था उसके विरोध में जो आपकी एक पूरी तरीके से रूढ़िवादी पारंपरिक हिंदू समाज था, इन्होंने इसको कैसे लिया, इन्होंने इसके खिलाफ जो है सनातन धर्म सभा का इन्होंने स्थापना किया. फिर भारत धर्म महामंडल की स्थापना की उत्तरी भारत में, और इसके अलावा बंगाल में जो है ब्राह्मण सभा का इन्होंने आयोजन किया. किसके विरोध में, ये जो इन्होंने एक विरोध कायम किया था कास्ट सिस्टम के खिलाफ, उसके विरोध में जो है ये सारे काम जो हैं एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के द्वारा किए गए. नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज एसोसिएशंस वाज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस. ठीक, अब ये सब क्यों किया जा रहा था, क्योंकि ये जो है जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे. ये दिखाना चाहते थे कि जाति व्यवस्था पूरी तरीके से सही है और ये हिंदुज़म का एक बहुत ही ठोस ठोस चीज़ है. मतलब इसको हम नकार नहीं सकते हैं, इसको हमको फॉलो करना ही करना है. हिंदुज़म की जो क्या है ये विशेषता है. एंड शो हाउ दिस वॉज सैंक्टिफाइड बाय द स्क्रिप्चर्स. और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने पुराने जो आपके वेद थे, टेक्स्ट थे, उसका सहारा लिया. नाउ डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द colonial पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग इन आवर ओन टाइम्स. तो ये एक जो एक विरोध है, ये जो एक डिबेट है, ये लगातार चलता रहने वाला विषय है जो कि अंग्रेज़ों के समय भी चलता रहा और उसके बाद भी ये लगातार अभी चल ही रहा है. ओके, सुनाओ अब आगे देखिए. अब ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं. ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म एंड नेक्स्ट इज़ लेफ्ट विद ओनली वन बॉक्स. सो लेट अस नाउ डिस्कस दिस ऑल्सो इन वेरी शॉर्ट. यहाँ पे कुछ ऐसी समाज हैं जो कि किसने फॉर्म किया, किस वक्त फॉर्म किया और एक्चुअली इनका लक्ष्य क्या था, ये आपको बताया गया है. ठीक है, अब ये आप फिगर देख सकते हैं, केशव चंद्र सेन का पिक्चर है ये.
ही वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आपको अच्छे से पता है, राजा राम मोहन राय ने। तो इसके एक बहुत ही प्रख्यात नेता थे केशव चंद्र सेन, उसकी पिक्चर यहाँ दे रखी है। तो अब आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको क्या ध्यान देनी है। देखिए, जो ब्रह्म समाज था, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1830, ठीक है, 1830 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्यों स्थापित किया गया था, क्योंकि देखिए इसका जो एक लक्ष्य था, इट हैज़ प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडियोलेटरी एंड सेक्रीफाइस बिलीव्ड इन द उपनिषदास एंड फॉरबेड इट्स मेंबर्स फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस practices. It critically drew upon the ideals of religions, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimensions. ठीक है, तो इसमें जो आपका ब्रह्म समाज है वो आपका 1830 में फॉर्म हुआ था। और इसने किसी भी प्रकार की जो एक सेक्रीफाइस है, यानी जो आप सती प्रथा को भी इसमें ले सकते हैं, सती प्रथा के खिलाफ ये जो है आवाज़ उठा रहा है, ठीक, जिसका कि उपनिषदा में जो है बहुत बड़े तरीके पे इसका व्याख्यान किया गया है। और इन्होंने अपने जो मेंबर्स थे उनको इस बात के लिए भी कहा कि इट हैज़ फॉरबिड इट्स मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी आप बाकी जो दूसरे तरीके की आपकी जो धार्मिक रीतियां हैं उसको आप फॉलो मत कीजिए, ठीक है। और जो बाकी आपके आइडियल्स है रिलीजन्स के, खासकर से जो हिंदुज़म के और क्रिश्चियनिटी के, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी आलोचना की। और उनके जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं सबके ऊपर इन्होंने जो है लोगों का ध्यान खींचा। ओके, तो अभी ये आपका ब्रह्म समाज है। और देखिए डिरोजियो एंड यंग बंगाल। अब यहाँ पे आपके हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो हैं। ही वॉज अ टीचर एट हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा इन 1820s, promoted radical ideas and encouraged his pupils to question all authority, referred to as the young Bengal movement। ठीक है, अब जो आपके डेरोजियो साहब हैं, इन्होंने जो है यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। और इनके जो स्टूडेंट्स थे, जो शिष्य थे, दे अटैक्ड ट्रेडिशनल एंड कस्टम, यानी जो भी आपकी पारंपरिक जो एक रीतियाँ थीं उसके ऊपर जो इन्होंने अटैक किया, उसका विरोध किया। और इन्होंने औरतों की एजुकेशन के ऊपर विशेष जोर दिया कि भाई औरतों को भी पढ़ाया जाना चाहिए, एंड कंपेन्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। और इन्होंने इस बात के लिए भी आवाज़ उठाई कि लोगों को अपनी बातें रखने का और अपने विचार रखने का पूरी तरीके से अधिकार होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर द रामकृष्णा मिशन एंड विवेकानंदा। अभी देखिए, अभी जो रामकृष्णा मिशन है, ठीक, इसका नाम पड़ा था आपका रामकृष्ण परमहंस के नाम के ऊपर। अब ये जो थे आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ सैल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। अभी जो रामकृष्ण मिशन है उसका उद्देश्य ये था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप पूरी तरीके से समाज की सेवा कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई लालच अपने मन में मत रखिए, यानी खुद के लिए नहीं, आप समाज के लिए आप कार्य कीजिए। ठीक है, अब ये देखिए आपका अगला है प्रार्थना समाज। अब जो आपका प्रार्थना समाज था ये एस्टेब्लिश किया था 1867 में बॉम्बे में। द प्रार्थना समाज sought to remove the caste restrictions, abolish child marriage, encourage the education of women, and end the ban on widow remarriage. Its religious meetings drew upon Hindu, Buddhist and Christian texts। ठीक है, अब ये प्रार्थना समाज जो है उसका लक्ष्य क्या था, इसने पूरी तरीके से इस बात पे जोर दिया कि जो आपके जातिगत जो आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उसका जो है ख़ात्मा हो, और बच्चों की जो बाल विवाह है उसको ख़त्म किया जाए, और शिक्षा, औरतों की शिक्षा के ऊपर इन्होंने ज़ोर दिया, और विडो रीमैरिज के ऊपर ज़ोर दिया। ठीक है, अब ये मेन चीज़ें हैं। ओके, सुनाओ द वेद समाज। अब देखिए वेद समाज क्या है। अब आपका जो वेद समाज है इसको एस्टेब्लिश किया गया था मद्रास, जिसको कि चेन्नई कहा जाता है, इन 1864 में। द वेद समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज। अब ये जो वेद समाज की स्थापना हुई थी ये जो है प्रेरित था आपका ब्रह्म समाज से। ठीक है, तो अब इसने जो काम किया था इसका भी काम वही था, कास्ट डिस्टिंक्शंस के खिलाफ, कि भाई जो आपका जातिगत भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाए, विधवा पुनर्विवाह पे जोर दिया, स्त्रियों की शिक्षा पे जोर दिया गया। और ये कहा गया कि जितने भी मतलब वेद समाज के मेंबर्स हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता था कि सिर्फ एक ही भगवान होते हैं। एंड दे कंडेम्ड द सुपरस्टिशंस एंड द राइटुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। इन्होंने जो है अंधविश्वास का पुरजोर विरोध किया, और जो आपके बहुत ही एक कट्टर हिंदूवादी लोग होते हैं उनकी जो है जातिगत चीज़ों के ऊपर इन्होंने बहुत तेज़ प्रहार किया था, उसका विरोध किया। नाउ नेक्स्ट इज़ योर द अलीगढ़ मूवमेंट। अब देखिए the Muhammadan Anglo-Oriental College, founded by Syed Ahmad Khan in 1875 at Aligarh,
later became the Aligarh Muslim University. The institution offered modern education, including Western science, to Muslims. The Aligarh movement, as it was known, had an enormous impact in the area of educational reform. ठीक है, तो 1875 में आपका अलीगढ़ में जो है जो आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसको सैयद अहमद साहब ने फॉर्म किया था, जो बाद में आपका कहलाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इनका लक्ष्य था आधुनिक शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करना, जिसमें कि हम पाश्चात्य विज्ञान को लें, और स्पेशली किसके लिए, मुस्लिम्स लोगों के लिए। अब ये जो है अलीगढ़ मूवमेंट का, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा आपका एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय में जो है शिक्षा का कुछ खास मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था, इसीलिए जो इन लोगों ने इस चीज़ को इनिशिएट किया। नाउ द सिंह सभा मूवमेंट, नाउ रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिख। The first Singh Sabha was formed at Amritsar in 1873 and at Lahore in 1879। ठीक है, तो पहली आपकी जो सिंह सभा थी वो 1873 में अमृतसर में और 1879 में लाहौर में फॉर्म की गई थी। द सभा sought to rid Sikhism of superstitions, caste distinctions and practices seen by them as non-Sikh। ठीक है, तो इनका जो एक मुद्दा था वो था आपका धार्मिक जो आपका अंधविश्वास होता है उसका बहिष्कार करना, आपका जो जातिगत भेदभाव है उसका बहिष्कार करना। ठीक है, एंड दे प्रमोटेड एजुकेशन अमॉन्ग द सिख, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिख टीचिंग। इन्होंने भी जो है आधुनिक शिक्षा को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो आधुनिक शिक्षा है और जो सिख टीचिंग उन दोनों को आपस में मिलाया जाए। ओके, अब देखिए आपका जो आखिरी टॉपिक है, नाउ दिस इज़ बॉक्स एंड दिस इज़ अबाउट योर अमेरिका स्लेवरी, तो ब्लैक स्लेव्स एंड द वाइट प्लांटर्स। ठीक है, अब ये जो काले लोग थे जिनको कि अमेरिका में बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो स्लेव्स जो थे वो मुख्यतः काले लोग थे, और जो प्लांटर्स थे यानी जो प्लांटेशन के जो मालिक थे वे थे आपके गोरे लोग। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आपने भी ज्योतिराव फुले के बारे में पढ़ा था ना, कि उन्होंने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी, तो उन्होंने उसका कनेक्शन जो है पूरी तरीके से जो आपका इंडिया में कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा था और जो स्लेवरी अमेरिका में फॉलो हो रही थी उसको इन्होंने आपस में जोड़ दिया। तो हम देखते हैं कि आखिर ये स्लेवरी थी क्या। सुनाओ, from the time that European explorers and traders landed in Africa in the 17th century, a trade in slaves began। अब इसकी शुरुआत हुई थी जब आपके यूरोपियन एक्सप्लोरर्स थे जो नए नए जगहों की खोज में निकलते थे कि भाई कहाँ से हमको किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, कहाँ से हमको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो जब ये ट्रेडर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे, जो सबसे पहले जब अफ्रीका की ज़मीन पे इन लोगों ने कदम रखा 17वीं शताब्दी में, तब यहाँ से जो है इनका एक नया व्यवसाय शुरू हुआ, और वो व्यवसाय था आपका स्लेव्स का, दासों का। तो इसमें करते क्या थे, स्लेवरी थी क्या, देखिए जो आपके ब्लैक पीपल थे उनको जो है लोग पकड़ लेते थे और इनको अमेरिका से फिर अफ्रीका से फिर अमेरिका लेके आते थे, और वहाँ पे इनको जो है वाइट प्लांटर्स को बेचा जाता था। ओके, और इनको क्यों बेचा जाता था, क्योंकि उनका काम होता था कि जो आपके कॉटन की खेती होती थी और बाकी जो प्लांटेशन का काम होता था वहाँ पे इनको बतौर मजदूर लगाया जाता था, यानी इनको पूरी तरीके से बेच दिया जा रहा है, यानी उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़ाती ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। अब देखिए मोस्ट ऑफ देम इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मुख्यतः ये जो काम होता था वो आपका दक्षिण के तरफ होता था, यूएस में। नाउ इन द प्लांटेशंस दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। अब यहाँ पे उनकी दशा के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्लेव्स थे इन लोगों को प्लांटेशंस बहुत लंबे घंटों तक, बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करना पड़ता था। टिपिकली फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही इनका काम शुरू होता था और रात में अंधेरे तक इनका काम चलता रहता था। और अगर इनका किसी भी प्रकार से ऐसा काम था जो पूरा नहीं हो पाया या इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया जाता था और उनको टॉर्चर किया जाता था। नाउ मेनी पीपल वाइट एंड ब्लैक अपोज्ड स्लेवरी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। अब इसका विरोध किया गोरे लोगों ने भी और काले लोगों ने भी। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ताकि इसको जो है एबॉलिश किया जा सके। एंड दे इन्वोक्ड द स्पिरिट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन इन 1776, exhorting, see your declaration, Americans. Do you understand your own language? In his movement, Gettysburg Address, Abraham Lincoln held that those who had fought slavery had done so for the cause of democracy. He urged the people to strive for racial equality so that government of the people, by the people, for the people shall not perish from earth। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नाम लिया गया अब्राहम लिंकन साहब का। तो इन्होंने कहा जो भी दास प्रथा का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इनकी लड़ाई जो है किसकी वजह से है,
डेमोक्रेसी की वजह से, यानी लोकतंत्र की वजह से। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जो कि लोगों की होती है, ये लोगों की है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। ये कभी भी हमारी पृथ्वी से ओझल या गायब नहीं होनी चाहिए। ओके, so this is your whole chapter, and I think so all the concept is clear to you. And still if you have any doubts, you can comment it in the comment box, you can ask me, and I hope so कि अब आप अपने से नोट्स बना सकते हैं। स्टिल अगली क्लास में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी अलॉन्ग विद माय एक्सप्लेनेशन। तो फिर अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय।